हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर की इस क्लास में फर्स्ट पेपर पे। इसका नाम मानव भूगोल, आप इसे ह्यूमन ज्योग्राफी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पे जो यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी। किस प्रकार क्वेश्चन आएगा? मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं पर निबंध लिखिए। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल की शाखाएं। स्टूडेंट, क्वेश्चन आ सकता है मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं पर एक निबंध लिखिए। या स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल के अंतर्गत न केवल मानव और उसके वातावरण का आर्थिक एवं भौतिक संबंध ही शामिल किया जाता है, अपितु भूगोल से संबंधित अन्य शाखाएं यथा आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, प्रजातीय भूगोल एवं ऐतिहासिक भूगोल आदि का मानव की कार्य क्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, विज्ञान, सरकार, राजनीति और धर्म पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। रोक्सबी ने मानव भूगोल का क्षेत्र निर्धारित करते हुए उसे, रोक्सबी ने क्या किया? प्रोफेसर रोक्सबी ने मानव भूगोल का क्षेत्र निर्धारित करते हुए उसे निम्नलिखित शाखाओं में विभाजित किया है। पहली शाखा आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी। पहली शाखा है स्टूडेंट आर्थिक भूगोल। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की ही एक शाखा है, जिसका मुख्य संबंध मनुष्य के भोजन, विश्राम, कपड़े और आराम की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मनुष्य द्वारा किए गए उत्पादक प्रयत्नों से ही है। पृथ्वी के धरातल प्राकृतिक साधनों का क्यों, कहाँ और कैसे उपयोग होता है, इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का मूल मंत्र है। विश्व के भिन्न भिन्न भागों में मानव समुदाय अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग जीविकोपार्जन के साधन तथा लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, शिकार करना, खेती करना, भोज्य पदार्थ एकत्रित करना, खाने खोदना, उद्योग धंधे चलाना, व्यापार करना और नौकरी आदि व्यवसायों में लगे रहकर व्यस्त रहता है। उसके इन आर्थिक प्रयासों पर मिट्टी, भूमि की बनावट, जलवायु, वनस्पति, खनिज संसाधन, भौगोलिक स्थिति, यातायात की सुविधा, जनसंख्या का घनत्व आदि वातावरण के विभिन्न अंगों पर का प्रभाव पड़ता है। एक आर्थिक भूगोलवेत्ता का मुख्य उद्देश्य मानव प्रयत्नों पर पड़ने वाले इस वातावरण के प्रभाव का मूल्यांकन करके उसका विश्लेषण करना, इसके अलावा
विकास की संतुलित अवस्था को प्राप्त करने के लिए कृषि और औद्योगिक दृष्टि से पृथ्वी के विभिन्न भागों में प्राकृतिक साधनों की सुरक्षा का अध्ययन आर्थिक उपयोग के लिए उसकी जांच करना ही आर्थिक भूगोल का मुख्य कार्य है। अगला पॉइंट है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं सामाजिक भूगोल की। सामाजिक भूगोल का उद्देश्य यह बतलाना है कि सामाजिक भूगोल का उद्देश्य यह बतलाना है कि मानव समाज चाहे परंपरागत, ग्रामीण और शहरी हो तो भी उसके पारिस्थितिकी विज्ञान के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। मानव अपने विशिष्ट भौगोलिक वातावरण के बीच स्थान, भोजन और आश्रय तथा प्राकृतिक साधनों पर नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। उसके इस प्रयास की प्रकृति और वातावरण चरित्र ही समाज के मुख्य पहलुओं और लक्षणों को निर्धारित करते हैं। हम चाहे कनाडा के जंगलों में लकड़हारा समुदाय, मलेशिया के रबड़ के खेतों में काम करने वाले मजदूरों, लंकाशायर की कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों, मैक्सिको के कुछ प्रदेश में पशु चराने वाले घुमक्कड़ पशुपालकों तथा हंगरी के मैदानों में खेती करने वाले किसानों आदि किसी के बारे में खोज करें तो उनकी सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन का ताना बाना उनके अपने वातावरण से संबंधित ही मिलेगा। तो स्टूडेंट सामाजिक भूगोल की बात कर रहे हैं हम लोग। सामाजिक भूगोल का जो उद्देश्य यह बतलाना है कि मानव समाज चाहे परंपरागत है, चाहे ग्रामीण है, चाहे शहरी हो तो भी उसके पारिस्थितिकी विज्ञान के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। मानव अपने विशिष्ट भौगोलिक वातावरण के बीच स्थान, भोजन, आश्रय तथा प्राकृतिक साधनों पर नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। उसके इस प्रयास की प्रकृति और वातावरण का चरित्र ही समाज के मुख्य पहलुओं और लक्षणों को निर्धारित करते हैं। हम चाहे कनाडा के जंगलों में लकड़हारा समुदाय, मलेशिया के रबड़ के खेतों में काम करने वाले मजदूरों, लंकाशायर की कोयला के खानों में काम करने वाले श्रमिकों, मैक्सिको के कुछ प्रदेश में पशु चराने वाले घुमक्कड़ पशुपालकों तथा हंगरी के मैदान में खेती करने वाले किसानों आदि किसी के बारे में खोज करें तो उनकी सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन का ताना बाना उनके अपने वातावरण से संबंधित ही मिलेगा। आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन होना। जब कोई समुदाय अपनी आर्थिक योजना में एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में पहुंचता है, यथा कृषि अवस्था से खनिज अवस्था की तरफ उन्मुख होता है या खनिज अवस्था से औद्योगिक अवस्था की तरफ अग्रसर होता है, तो उसके इस संपूर्ण आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ समाज की मनोवैज्ञानिक रचना, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक संबंधों में भी क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन होता है। आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन उन्मुख होते हैं, इसका अध्ययन सामाजिक भूगोल का केंद्र बिंदु है। अगली बात करेंगे हम स्टूडेंट, इसी में अगली शाखा है राजनीतिक भूगोल। नंबर 3 राजनीति
स्टूडेंट अगली शाखा मैंने लिख दी है राजनीतिक भूगोल। बात कर लेते हैं राजनीतिक भूगोल की। राजनीतिक भूगोल का मूल उद्देश्य विभिन्न राज्यों की प्रकृति। राजनीतिक भूगोल का उद्देश्य है मूल उद्देश्य विभिन्न राज्यों की प्रकृति, उनकी व्यवस्था और उनके आपसी संबंधों पर पड़ने वाले भौगोलिक अव्यवस्था के प्रभावों की खोज करना है। राजनीतिक भूगोल का स्थान सांस्कृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब यह निश्चित मान्यता है कि एक देश का विस्तार, प्राकृतिक दशा, नैसर्गिक संसाधन, मिट्टी की उर्वरता, जनसंख्या का घनत्व और उसमें प्रजातियों का स्थान उस देश के राजनीतिक ढांचे, सरकार के स्वरूप और उसके पड़ोसी देशों के संबंधों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं, यथा बाल्कन प्रायद्वीप की भौगोलिक रचना, तुर्क, सर्बियंस और यूगोस्लावियन लोगों के आपसी मेलजोल के बीच सबसे बड़ी बाधा विभिन्न घाटियों के रक्षित प्रदेशों में रहने वाले लोगों में केवल भाषा संबंधी अंतर ही नहीं है, अपितु अनेक सामाजिक और राजनीतिक विषमताएं भी हैं। ऐतिहासिक भूगोल अगला है स्टूडेंट, अगली शाखा ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक तो अगली शाखा का नाम स्टूडेंट ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल का प्रयास इस बात को स्पष्ट करने में रहता है कि एक देश के ऐतिहासिक भाग्य के पीछे भौगोलिक अव्यवस्थाओं का अवश्यंभावी प्रभाव रहता है। यद्यपि यह सर्वविदित है कि संपूर्ण ऐतिहासिक नाटक खेले जाने में अनेक आकस्मिक घटनाएं तथा शासकों की व्यक्तिगत कुशलता छिपी होती है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धरातल स्थिति यथा महाद्वीपीय या समुद्रिक प्राकृतिक बाधाएं, भौगोलिक एकांतता और राज्य या प्रदेश का विस्तार आदि ऐसी भौगोलिक अवस्थाएं हैं जो कि एक देश के ऐतिहासिक भाग्य को निर्धारित करने में एक निश्चित शक्ति के अनुरूप कार्य करती हैं। यदि यूरेशिया महाद्वीप के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि किस प्रकार भौगोलिक अवस्थाओं ने उसके संपूर्ण ऐतिहासिक मार्ग को निर्धारित किया है। स्टूडेंट, यूरेशिया महाद्वीप का इतिहास नील नदी के घाटी सभ्यता से शुरू होता है। उसके उपरांत क्रमागत रूप से धीरे धीरे अरब के मरुभूमि प्रदेश में श्वेतपन साम्राज्य का एक महान भूमध्य सागरीय शक्ति के रूप में उदय और पतन, चार्ली मैग्नी के साम्राज्य का बनना, नॉर्मन लोगों की इंग्लैंड पर विजय और यूरोप में नेपोलियन साम्राज्य के बनने तथा बिगड़ने आदि समस्त ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे निश्चित ही एक भौगोलिक तथ्य का दर्शन किया जा सकता है। इस विशाल महाद्वीप के लंबे इतिहास की व्याख्या इसकी भूरचना, प्राकृतिक विभाग, जलवायु और विस्तार आदि
भौगोलिक अवस्थाओं के रूप में ही पूर्ण सत्यता के साथ की जा सकती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट सामरिक भूगोल। अगली शाखा नंबर 5 सामरिक भूगोल, इसकी बात कर लेते हैं। सामरिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य थल तथा जल की भौगोलिक चरित्र का युद्ध की घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करना है। इतिहास के पन्नों में अंकित अनेक घटनाएं जैसे पारसी सेना का एजियनियन सागर से पुरु को निकालने का प्रयास, अलेक्जेंडर के साम्राज्य में ग्रीक और फोनियंस पर मैक्डेनियस का आक्रमण, भूमध्य सागर में रोमन सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कथिस से हैनिबाल की ऐतिहासिक चढ़ाई और नेपोलियन द्वारा इटली, फ्रांस और प्रशिया में युद्ध थल और जल के भौगोलिक चरित्र का सही मूल्यांकन करके लड़े गए थे, जिससे शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सर्वोपरिता स्थापित रह सके। सामरिक भूगोल के अध्ययन का सही विस्तार सेनाओं के अध्यक्षों और जल सेना के नायकों द्वारा ही हुआ है और इन्हीं के प्रयासों से इसके सही क्षेत्र का निर्माण हुआ। जियो स्ट्रेटेजी सामरिक भूगोल का ही नव शिशु है। जियो स्ट्रेटेजी शास्त्रीय युद्ध के विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करता है। यह युद्ध की आर्थिक आधारशिला, मनुष्य शक्ति के साधनों और एक विशिष्ट देश की भूमि और समुद्र के रूप में आदि समस्त प्रकार के प्रश्नों पर गहनता से विचार करता है, जिससे अधिकतर युद्धोत्तर लाभों पर स्वामित्व प्राप्त किया जा सके। अगला शाखा स्टूडेंट प्रजातीय भूगोल। अगली शाखा स्टूडेंट प्रजातीय भूगोल। तो सुनिएगा स्टूडेंट, प्रजातीय भूगोल के अंतर्गत मानव जाति के विकास से लेकर उसकी संस्कृति एवं सभ्यता तक का विशद विश्लेषण किया जाता है। इसे दो भागों में विभक्त किया गया, यथा पहला मानव शरीर एवं जीव प्रकृति में, इसे दो भागों में विभाजित किया गया। इसमें पहला है स्टूडेंट मानव शरीर एवं जीव प्रकृति में। मानव शरीर एवं जीव प्रकृति। मानव शरीर एवं जीव प्रकृति में मानव का अध्ययन करना, में मानव का अध्ययन करना। इनका अध्ययन करना, तो स्टूडेंट सुनिएगा। प्रजातीय भूगोल के प्रथम भाग में मानव शरीर एवं जीव प्रकृति में मानव का अध्ययन करना या किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रजाति की विभिन्नता, मानव प्राणी का जो विकास है, शारीरिक ढांचे के अंतर और प्राणी पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ा आदि विषय शामिल किए जाते हैं। इसे शारीरिक मानव शास्त्र कहा जाता है।
अगला पॉइंट है स्टूडेंट इसमें मानव की संस्कृतियों का अध्ययन करना। मानव की संस्कृतियों का अध्ययन करना। इसमें स्टूडेंट मानव की संस्कृतियों का अध्ययन करना, प्रजातीय भूगोल के द्वितीय भाग में मानव की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। संस्कृति के अंतर्गत रीति रिवाज, सामाजिक संगठन, रहन सहन, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था, विज्ञान, कला, धर्म, विश्वास, परंपराएं, नैतिकता, यंत्र, उपकरण आदि सभी बातें आती हैं। इसे सांस्कृतिक मानव शास्त्र भी कहा जाता है। बिल्स और हाइजर ने मानव संस्कृति शास्त्र के बारे में लिखा है कि यह मानव संस्कृतियों की उत्पत्ति एवं इतिहास, उनका उद्भव और विकास तथा प्रत्येक स्थान एवं काल के मानव संस्कृतियों के ढांचों एवं कार्य प्रणालियों का अध्ययन करता है। यह संस्कृति मानव अपने वातावरण से सामंजस्य एडजस्टमेंट उत्पन्न करने के लिए निर्मित करता है। हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल की शाखाओं की। तो मानव भूगोल के अंतर्गत न केवल मानव और उसके वातावरण का आर्थिक और भौतिक संबंध ही शामिल किया जाता है, अपितु भूगोल से संबंधित अन्य शाखाओं जैसे आर्थिक भूगोल का, सामाजिक भूगोल का, राजनीतिक भूगोल का, ऐतिहासिक भूगोल का और उसके बाद स्टूडेंट सामाजिक भूगोल, प्रजातीय भूगोल का अध्ययन भी किया जाता है। आर्थिक भूगोल के अंदर मैंने आपको बताया था कि आर्थिक भूगोल में मानव की एक ही शाखा है। ये मानव की या मानव भूगोल की एक शाखा है जिसका मुख्य संबंध मनुष्य के भोजन से, विश्राम से, उसके कपड़े, उसकी आवश्यकताओं से होता है। और सामाजिक भूगोल का जो संबंध है मानव भूगोल की एक और इम्पोर्टेंट शाखा जो मैंने आपको बताया था सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल का उद्देश्य यह बताना है कि मानव समाज में चाहे परंपरागत है, चाहे ग्रामीण है, चाहे शहरी हो, उसके पारिस्थितिकी विज्ञान के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। मानव अपने विशिष्ट भौगोलिक वातावरण के बीच भोजन और आश्रय तथा प्राकृतिक साधनों पर नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। इसके बाद स्टूडेंट मैंने बात की थी राजनीतिक भूगोल की। तो राजनीतिक भूगोल का मूल उद्देश्य विभिन्न राज्यों की प्रकृति, उनकी व्यवस्था और उनकी आपसी संबंध, यानी कि राज्यों का आपसी संबंध, उनकी प्रकृति और उनके संबंधों पर पड़ने वाले भौगोलिक व्यवस्था के प्रभावों की खोज करना है। राजनीतिक भूगोल का स्थान सांस्कृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमने बात की थी ऐतिहासिक भूगोल की। ऐतिहासिक भूगोल का प्रयास इस बात को स्पष्ट करने में रहता है कि एक देश के ऐतिहासिक भाग्य के पीछे भौगोलिक अवस्थाओं का अवश्य भावी प्रभाव रहता है। यद्यपि यह सर्वविदित है कि संपूर्ण ऐतिहासिक नाटक खेले जाने में अनेक आकस्मिक घटनाएं तथा शासकों की व्यक्तिगत कुशलता छुपी रहती है। स्टूडेंट अगला मेरा पॉइंट था सामरिक भूगोल। तो सामरिक भूगोल में मुख्य उद्देश्य थल तथा जल के भौगोलिक चरित्र का युद्ध की घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करने में किया जाता है। लास्ट पॉइंट है प्रजातीय भूगोल। तो प्रजातीय भूगोल के अंतर्गत मानव के जाति के विकास से लेकर उसकी संस्कृति एवं सभ्यताओं का विशाल विश्लेषण किया जाता है। इसमें दो पॉइंट बताए थे मैंने। पहला पॉइंट था मानव शरीर एवं जीव प्रकृति में मानव का अध्ययन करना। इसमें स्टूडेंट प्रजातीय भूगोल के प्रथम भाग में मानव के शरीर एवं जीव की प्रकृति में मानव का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रजाति की विभिन्नताओं, मानव प्राणी का विकास आदि का अध्ययन होता है। दूसरा पॉइंट था मानव की संस्कृतियों का अध्ययन करना।
इसके अंदर प्रजातीय भूगोल की द्वितीय शाखा है ये, इसमें मानव की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट आज मेरा ये जो टॉपिक जो मैं लेके चला मानव भूगोल की शाखा है, आशा करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।